खबरें तफसील से। सबसे पहली खबर जम्मू कश्मीर के शोपिया से है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। फोर्सेस ने 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक पिस्तौल और एक आईईडी भी बरामद की गई है। दोनों का ताल्लुक जिला शोपिया से है। उन पर इल्जाम है कि इन दोनों ने एक यूट्यूबर पर हमला किया था। गुज़िश्ता बरस 25 दिसंबर को हीरपुरा इलाके में यूट्यूबर पर हमला किया गया था। सतीश टिक्कू कत्ल केस की समाअत अब 4 मई को होगी। सतीश टिक्कू के वकीला की दिल्ली से आमद में ताखिर पर समाअत के अमल में देरी हुई। अर्जी गुजार से अदालत ने कहा कि वह अहकाम की असली कॉपियां पेश करें। 1990 में एक निजी चैनल को बिट्टा कराटे उर्फ फारूक अहमद डार ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने गोली मारकर सतीश टिक्कू का कत्ल करने का एतराफ किया था। सतीश टिक्कू के घर वालों के वकील उत्सव बैंस श्रीनगर की अदालत में इस केस की पैरवी कर रहे हैं। We argued that this is a matter solely on criminal law. Whether in a cognizable offence, I have a right to take the other side for a criminal trial. And the other side said that since there was a PIL filed in the Honorable Supreme Court about roots of Kashmir, so we have no locus. To which I replied that under the criminal law, and also in the Supreme Court, the family of Mr. Satish Tikku didn't go. We have not even filed an affidavit in the Honorable Supreme Court in the roots of Kashmir petition. So there is my right to a criminal trial does not get affected by that PIL and the dismissal order. My right in criminal law in a cognizable offence still remains. And as we all know that the situation has improved in Kashmir, and the family after 31 years wants justice and closure in this case. So we are making all efforts under the criminal law, under the CRPC, to get Mr. Bitta Karate on the trial so that he should face trial for murdering Mr. Satish Tikku in cold blood. So you were supposed to submit that confession video. We What happened to that? We will do it in the due course of the arguments, because from that video, in the confessional video where Mr. Bitta Karate says that I killed Mr. Satish Tikku because he was a member of the RSS. It is a submission of a cognizable offence. So during the course of the arguments, as the matter is now listed on the 4th of May, so as we get a chance, we will. क्या लगता है ट्रायल सही जा रही है? हमको बहुत उम्मीद है हमारी न्यायपालिका से, हमको हमारे कोर्ट से और संविधान से बहुत उम्मीद है कि इसमें टिक्कू फैमिली को जस्टिस मिलेगा और क्लोजर मिलेगा। रूबिया सईद अगवा केस की अगली समाअत अब 12 मई को होगी। सीबीआई के वकील मोनिका कोहली ने न्यूज़ 18 को इस केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा है क्योंकि जम्मू के वकीला ने आज दिन में अपना काम मुअत्तल कर रखा था, इसीलिए अदालत ने आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि यासीन मलिक इस केस का अहम मुल्जिम है। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज कोर्ट में हियरिंग हुई है जो रूबिया सईद केस के मामले में, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आज क्योंकि हमारे एक यंग लॉयर की डेथ हो गई थी, तो उस वजह से वर्क सस्पेंडेड था, और दूसरा इसमें विटनेस भी नहीं थी, तो उस वजह से कोर्ट की हियरिंग डेफर हुई है और 12 मई के लिए नेक्स्ट डेट रखी गई है। ये कहा गया था कि 2 विटनेस शायद आज आएंगे, क्या वो आए थे, या अगर वो नहीं आए तो क्या कारण रहा उसका? नहीं, उनका आ गया था रिपोर्ट कि दे हैड सेंट देयर रिपोर्ट्स कि दे कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ देयर इल हेल्थ। वो रिपोर्ट हमने कोर्ट में सबमिट करवा दी थी और वो भी नहीं आए थे। लिहाजा दूसरी रीजन ये भी था कि एक यंग लॉयर की डेथ होने की वजह से भी वर्क सस्पेंडेड था, तो इसलिए कोर्ट की कोई कार्रवाई आज नहीं हो पाई। और जो दूसरा केस है, इंडियन एयरफोर्स वाला मामला है, उस पर कब सुनवाई होनी है और क्या एक्सपेक्टेड है? अगर कल सुनवाई जो उसकी है, क्या उसमें कुछ फिटनेसेस कल आ सकते हैं? उसकी एयरफोर्स वाले केस की कल सुनवाई है, तो कल ही आपको बताएंगे कि विटनेस आई है नहीं आई है, क्योंकि अभी मैं बता नहीं सकती कि विटनेस आ रही है नहीं आ रही, बिकॉज वी टू रिसीव दी इन्फॉर्मेशन। सो वो कल ही पता चल पाएगा आपको। आगे बढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की मीटिंग की सदारत की। आज राजभवन में हुई इस मीटिंग में श्राइन बोर्ड के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, डीसी रैना, कैलाश मेहरा, साधु KN राय, KN श्रीवास्तव और पीतम्बर लाल गुप्ता, डॉक्टर शैलेश रैना, प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री और मंजू गर्ग शरीक रहे। उन्होंने यात्रियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाने के हवाले से अपनी अपनी तजावीज़ रखी और नक़ाइस से पाक यात्रा कराने के लिए जारी कामों और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर भी मीटिंग में तबादले ख्याल किया गया।
एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और श्राइन बोर्ड सीईओ ने एक तफसीली प्रेजेंटेशन दी और मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह कराया। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, हेलीकॉप्टर सर्विस की फराहमी और लंगर, दीगर खिदमात के लिए एनजीओ की मदद और यात्रियों के लिए इंश्योरेंस वगैरह पर बातचीत हुई। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एस राजकुमार गोयल, डीजीपी दिलबाग सिंह, आरआर सुपन, स्पेशल डीजीसीआईडी मुकेश सिंह, एडीजीपी जम्मू, डिविजनल कमिश्नर्स, इंतजामी सेक्रेटरीज, एडिशनल सीईओज, श्राइन बोर्ड और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और आर्मी के दिगर सीनियर अफसरान ने भी वर्चुअल मोड में मीटिंग में शिरकत की। जानकारी के मुताबिक अगरचे यात्रा की तारीखों के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है, लेकिन जराए से मौसूल होने वाली इत्तलात ये कहती हैं कि जून के आखिरी हफ्ते में यात्रा करने पर गौर किया जा रहा है। सांबा पुलिस ने हेरोइन सप्लाई करने वाले 2 बैन रियासती मुजरिमों के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। उनके पास से 16,71,500 रुपए रकम बरामद हुई है और 20,000 रुपए की मंशियात भी मिली है। मंशियात ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। सांबा पुलिस ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बेनाम तौश की रहनुमाई में ये कार्रवाई अंजाम दी। गिरफ्तार मुलजमीन की शनाख्त हरप्रीत सिंह उर्फ राजू हैप्पी वल्द मलकेत सिंह और रंजीत सिंह उर्फ कालू वल्द दर्शन सिंह के तौर पर हुई है। दोनों देवीदास पुरा तहसील जिला अमृतसर के रहने वाले हैं। पुलिस स्टेशन घगवाल में एनडीपीएस एक्ट के मुतालिक दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया है कि पंजाब नंबर की मुश्तबा गाड़ी को रोकने का इशारा दिया गया था। ड्राइवर ने नाका पोस्ट पर चेकिंग के दौरान फरार होने की कोशिश की, ताहम ताकुब करके उसे पकड़ लिया गया। जिला सांबा में हेरोइन के कुल 17 टॉप सप्लायर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 3 औरतें भी शामिल हैं। वज़ारत अक़लियती उमूर ने कुरानदाजी के जरिए जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज का इंतखाब कर लिया है। रैंडम डिजिटल सिलेक्शन के जरिए आज़मीन के नाम मुंतखब किए गए हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र के 1320 लोगों को मुंतखब किया गया है। बिना महरम के जाने वाली 132 खवातीन का भी सिलेक्शन हुआ है। मुंतखब आज़मीन हज की तफसीली फहरिस्त मुताल्लिका अफराद की मालूमात के लिए शाया कर दी गई हैं और वो बहुत जल्द दस्तयाब हो जाएंगी। उधर लद्दाख के कुल 225 आज़मीन का कवर इंतखाब अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लद्दाख से जितने भी हमारे आज़मीन हुजाज थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। लद्दाख से इस साल जो है 475 एप्लीकेंट्स आए, तो रिकॉर्ड तोड़ हमारी 100 गुना जो है वो डबल हमारे फॉर्म आए थे। तो लास्ट ईयर के निस्बत में इस 150 से 200 तक हमारा होता था। इस साल जो है 475, जब से भारत सरकार और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये निर्णय लिया कि लद्दाख का कमेटी अलग से बने, तो वहाँ की कमेटी ने इतने मेहनत की, लोगों के ये हज से रिलेटेड वहाँ पे जो प्रचार हुआ उसके बदौलत आज जो है बहुत सारे हमारे आज़मीन ने फॉर्म भरे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे जितने भी फॉर्म आए, जितने भी हजाज थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। तो इसमें खासकर भारत सरकार के हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और हज कमेटी ऑफ इंडिया के सारे आला ओहदेदार और हमारे एमपी साहब का हम बिल्कुल दिल की हमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुशामदीद करती हूँ। हमारे लद्दाख की पहली दफा जो कमेटी एक तश्कील हुई है उसके चेयरमैन यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था। जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनका नंबर था 14,216। उसमें से जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, जैसे 2 स्पेशल कैटेगरीज थी, उनका कुरानी होगा एक 1320 जो 70 प्लस हैं और 132 जो फीमेल्स हैं। तो यानी जो कुरा है वो सिर्फ 12,765 लोगों का होगा। तो अभी हमें कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला है, तो हम उसके इंतजार में हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना हुआ है, कितने अप्लाई किया। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट फिगर्स हैं, किन लोगों ने कितने अप्लाई किया और कितने लोगों का क्लियर होके आएगा। जैसे वो इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी तो हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। काकरन कुलगाम में आज एक बार फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। यहाँ मुकीम एक राजपूत की आखिरी रस्मात में मकामी मुसलमानों बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके दुख में बराबर के शरीक रहे। यहाँ मुकीम बलबीर सिंह नामी का शख्स का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। बलबीर सिंह सीआईएसएफ में बहैसियत हेड कांस्टेबल तैनात थे और इनका घर
में ही इंतकाल हुआ। यहाँ मुकीम राजपूतों ने मुस्लिम बिरादरी का शुक्रिया अदा किया है। वाज़ेह है कि माजी में भी इस तरह की भाईचारे की मिसालें यहाँ कायम होती रही। नाम बिलबिर सिंह, जिस फादर नाम सुरिंदर सिंह, CISF मज काम कर वक्त पे 10-15 वरी गमित तो यह आमुत यह गर 2-3 दह ब्रो अमिस गो ये हार्ट अटैक थोड़ा पत गो यह श्रीनगर रेफर SMHS हॉस्पिटल मज तमिस ऑपरेशन कर ऑपरेशन थिएटरस मज गमिस नेचुरली डेथ। निजाम ये गसन यह मुस्लिम कम्युनिटी कर असली ये मुस्लिम कम्युनिटी नफर तो यह अकलियती फिरक कम बिचार 2-3 गर यह मतलब इखलाकी फर्ज दीनी फर्ज इस्लामी फर्ज यम जमा गसन हमदर्दी कर अत शरीक सपदन तो इंशाअल्लाह पत पे रूदमुत करान तो ब्रोह दो कर। अमृतसर एयरपोर्ट से ये पोस्टेड थे, यहाँ के लोकल है। इनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से कल शाम को डेथ हो गई है। तो CISF की तरफ से इनको सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए और इनके फैमिली के साथ सांत्वना देने के लिए हमें भेजा गया है। तो इनके फैमिली को जो भी सरकारी मुआवजा है और जो भी बाकी CISF की तरफ से हम मदद कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। ये दुख भारत सिर्फ इस परिवार का नहीं है, इस फैमिली का नहीं है, ये पूरे इलाके का है, पूरे काकरन का है, हम सब का है और पूरे जिले और पूरे कश्मीर का ये दुख है। और मैंने भी जब सुना तो मैंने भी सारा काम ऐसे ही छोड़ा कि मैंने सोचा कि मेरे घर में ये तकलीफ पहुंचे, मैं भी इस तकलीफ में उस फैमिली के साथ शामिल हो जाऊं और अपनी ज़ाहिर हमदर्दी का इजहार करूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर के एक नौजवान इंजीनियर ने इफ्तार और सहरी का सही वक्त बताने वाली ऐप बनाई है। हैदर अली पंजाबी 3 साल से इस ऐप को डेवलप कर रहे हैं। इन्होंने रमजान ऐप को साल 2020 में कोविड के दिनों में लॉन्च किया था। इस रमजान हैदर अली ने इस ऐप को अपडेट किया और ये रोजा रखने वालों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। गैर मुल्की सारिफीन के साथ साथ कश्मीर के रिहायशी भी इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सहरी और इफ्तार के औकात के बारे में मालूमात मिलती हैं। इस ऐप को वादी के जोग्राफिया के मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। हैदर ने हमारे खुसूसी नामानिगार सरोज कफील से बातचीत की है। ये ऐप मैंने 2020 में बनाया जब हमारा कोविड पीक पे था। उस वक्त क्योंकि हमारा जो नॉर्मल तरीका होता है टाइमिंग्स का कि आप अखबार देख लेते हैं या आप मस्जिद वगैरह में आपको पैम्पलेट्स वगैरह मिल जाते हैं, वो उस वक्त पॉसिबल नहीं था क्योंकि कोविड बहुत पीक पे था 2020 में। तो मैंने एक ऐप बनाई इफ्तार कर, जो आपको सहरी और इफ्तार के टाइमिंग्स के बारे में बताता है। जी, इस ऐप की यूनिक खासियत यही है कि ये कश्मीर के टाइमिंग्स के लिए बना है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल होते हैं इस्लामिक टाइमिंग्स के, बट इफ्तार कर की खासियत यही है कि ये लोकल टाइमिंग्स के लिए बना है, जो कोई और ऐप आपको नहीं देगा। जब 2020 में था तो 1 लाख व्यूज़ आ गए पूरे एक महीने में। अब 4th ईयर है तो माशाल्लाह पहले 7 डेज में हमने 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर लिए हैं। सुबह मॉर्निंग में चेक किया तो 1,30,000 व्यूज़ हो गए थे हमारे आज। जी, मेरा प्लान तो वही है, इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट ईयर एक फुल फ्लेज्ड ऐप होगी जो इससे थोड़ी लार्जर स्कोप जिसका होगा, जो नमाज टाइमिंग्स वगैरह हर एक चीज़ बताएगी। एडमिशन का सपोर्ट इस फील्ड में ज़रूरत है, तो वो यही है कि जो नया टैलेंट है उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करे और उनके लिए मतलब एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाए जहां वो ऐप्स क्रिएट करे और उनको फेलिसिटेट करे नए डेवलपर्स को, ताकि उनकी भी शाबाशी हो जाए। शोपियां में इस मुकद्दस रमजान मुबारक में हजारों बाजारों में चीजों के रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में लोगों का हुजूम देखा जा रहा है, लेकिन खरीदार कम नजर आ रहे हैं और खरीदारी कम हो रही। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता साल सेब की फसल के कम रेट मिलने की वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। वादी में शोपियां सेब की पैदावार का मरकज है। शोपियां में सालाना 4 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा सेब की फसल पैदा होती है, लेकिन हालिया दिनों सेब के कम रेट मिलने की वजह से कुव्वत खरीद के हवाले से आवाम को कई मुश्किलात का सामना है। ₹110 में 1 लीटर तेल मिलता है, मिट्टी का तेल, वो भी नहीं बनता है बगीचों को दवाई करने के लिए। क्या इतना महंगाई है। चाय मिलता है 600, 400, 550 किलो। क्या खाएगा जमींदार लोग। मार्केट क्या जनाब 130 रॉपी कना केला द्रोग कना जनाब क्या करते खरीदारी बस जनाब यूत रेट दालस मज ना जनाब आजकल मार्केट बहुत मंदा है, क्योंकि जो यहाँ पर नुकसान सेब को हुए हैं, इसलिए मेरे ख्याल में सब कश्मीर में बिजनेस बहुत मंदा है। अब हमें इफ्तार के लिए खजूरें ज़रूरत होती है, सब्जी ज़रूरत होती है, बाकी इसके लिए जो भी अगर किसी का कोई शिकायत होगा मुतलका महकमा उसको जांच ले,
बाकी हमें इस वक्त मजबूरी है, खजूर का भी है, दूध का है, रोटी का भी, सब्जी का भी, मगर चलता है, मुहैया है इस वक्त। बाकी तो जो इसके लिए गवर्नमेंट के एहलकार है वो उनको देखना है, क्या उन्होंने रेट फिक्स किया है, उसी रेट के हिसाब से आम कंज्यूमर मिलना चाहिए। इसलिए तो वो आपके हिसाब से हम बहुत शुक्रगुजार। और अब आइए आपको एक ऐसी जगह लिए चलते हैं जो हिंदुस्तान का जदीद तरीन सकाफती मकाम कहलाने वाला है। जी हाँ, नीता मुकेश अंबानी सकाफती मरकज का इफ्तिताह हो रहा है। इस वक्त जो सीधी तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी मकाम की तस्वीरें हैं। 3 रोज तक ये कल्चरल सेंटर का मेगा इफ्तिताह जारी रहेगा, जिसमें मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की शिरकत होती रहेगी। कई शख्सियात, बड़ी शख्सियात इस सेंटर पर इस वक्त मौजूद हैं। 3 दिनों तक ये कल्चरल सेंटर का मेगा इफ्तिताह चलता रहेगा। सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। नीता मुकेश अंबानी सकाफती मरकज का इफ्तिताह, कल्चरल सेंटर मेगा इफ्तिताह 3 रोज तक जारी रहने वाला है। इस तकरीब में मुल्क और बैरून मुल्क की नामी ग्रामी हस्तियां शिरकत कर रही हैं। आज खुल रहा है हिंदुस्तान का जदीद तरीन सकाफती मकाम। जी हाँ, नीता मुकेश अंबानी सकाफती मरकज का इफ्तिताह हो रहा है और इसी खुशी में इस कल्चरल सेंटर का मेगा इफ्तिताह 3 रोज तक जारी रहेगा, जिसमें मुल्क की बड़ी शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शिरकत कर रही हैं। सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त इसी मेगा इवेंट की आपको सीधी तौर पर दिखा रहे हैं, जिसमें मशहूर शख्सियात मौजूद हैं। कई नामी ग्रामी हस्तियों को हमने देखा, चाहे वो कला का क्षेत्र हो या फिर धर्म गुरु हो या फिर फिल्मी हस्तियां हो। इसके अलावा खेल के मैदान से अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर अब से कुछ देर पहले नजर आए, आमिर खान नजर आए और इसके अलावा कई सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी देखे गए। तो नीता मुकेश अंबानी सकाफती मरकज का इफ्तिताह हो रहा है। 3 दिनों तक कल्चरल सेंटर का मेगा इफ्तिताह जारी रहने वाला है। आज पहला दिन है। आज खुल रहा है, एक तरह से कहा जाए, हिंदुस्तान का जदीद तरीन सकाफती मकाम और इस में शिरकत करने के लिए मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शामिल हो रही हैं। इस वक्त फोटो सेशन भी चल रहा है। नामी ग्रामी हस्तियों को कैमरे में कैद करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। 3 रोज तक आपको बता दें कि कल्चरल इवेंट चलेगा। तो ये खूबसूरत झलकियां इस वक्त आप उसी इवेंट से देख पा रहे हैं, जिसमें कई हस्तियां मौजूद हैं। हंसते मुस्कुराते चेहरे। नीता मुकेश अंबानी सकाफती मरकज का इफ्तिताह। नीता अंबानी की बेटी को इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हिंदुस्तान का जदीद तरीन सकाफती मकाम इसे माना जा रहा है, सेंटर इसे माना जा रहा है और इसी खुशी में 3 दिनों तक कल्चरल सेंटर में इवेंट का एहतमाम किया जा रहा है। 3 दिनों तक इवेंट चलते रहेंगे। तकरीब में कई मुअज़्ज़ज़ मशहूर शख्सियात शिरकत कर रही हैं। ना सिर्फ एक दिन बल्कि 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। हर शोबे से जुड़े हुए मेहमान इस इवेंट में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई ऐसा शोबा नहीं कि वो इस सेंटर बड़े सकाफती मकाम का रुख ना कर रहा हो। चाहे बात हम सकाफत की कर लें या फिर अभी आपको नजर आ रहे जावेद अख्तर और उनकी अहलिया शबाना आजमी खूबसूरत पल तस्वीरों में कैद होते हुए और खूबसूरत शाम, खूबसूरत रंगी माहौल भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये जमावड़ा है नीता मुकेश अंबानी सकाफती मरकज में, जिसमें सितारे ना सिर्फ जगमगा रहे हैं बल्कि अपनी रोशनी भी बिखेर रहे हैं। सितारों का झुरमुट कहें तो गलत नहीं। इस वक्त लोग आपस में मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक कैमरा मशहूर शख्सियत को अपने लेंस में कैद करता है कि दूसरी शख्सियत की तरफ रुख करने के लिए बेताब रहता है। जी हाँ, तो 3 रोज तक ये कल्चरल इवेंट चलने वाला है। कल्चरल सेंटर का मेगा इफ्तिताह हो रहा है। हिंदुस्तान का जदीद तरीन सकाफती सेंटर इसे माना जा रहा है। नीता मुकेश अंबानी सकाफती मरकज का इफ्तिताह
मुअज़्ज़ज़ शख्सियात तकरीब में पहुंच रही हैं। इनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये बाहर की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सेल्फी पॉइंट पर मशहूर मारूफ लोग आकर रुक रहे हैं, जिन्होंने अपने जरिए, अपनी कला के जरिए, अपने हुनर के जरिए लोगों पर एक छाप छोड़ी है और एक अहम मकाम बनाया है। उन्हें आज कैमरों में कैद किया जा रहा है। आज फिर और खूबसूरत शाम में इन सितारों के आने से कहीं न कहीं खुशियां और दोबाला हो रही हैं। और इस वक्त सीधी तौर पर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि एक वक्त में फायर ब्रांड लीडर माने जाते थे, उनकी अहलिया है। इस वक्त कैमरे में उनकी तस्वीर कैद की जा रही है और वो लोगों से मुस्कुराते हुए, कैमरामैन खासकर मीडिया से बातचीत करते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही है। तो हिंदुस्तान का जदीद तरीन सकाफती मकाम नीता मुकेश अंबानी सकाफती मरकज का इफ्तिताह हो रहा है और इसी के तहत 3 दिनों तक कल्चरल इवेंट चल रहा है, जिसमें मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शिरकत कर रही हैं। हर शोबे से अपनी छाप छोड़ने वाली उन शख्सियात को इस इवेंट में मदऊ किया है, जिन्होंने कुछ न कुछ कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। तो खूबसूरत शाम में खूबसूरत सितारे अपने रंग बिखेरते हुए और उनके रंग से रोशनी बिखरती हुई दिखाई दे रही है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने करगिल में इंटरनेशनल मैराथन 2023 के ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया है। करगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल, लद्दाख पुलिस और जिला इंतजामिया के इश्तराक से पुणे की NGO सरहदिया पर इवेंट मुनक्किद कराती है और LG मिश्रा ने करगिल इंटरनेशनल मैराथन के 6ठे एडिशन के इनेकाद के लिए हर मुमकिन मदद दिलाने का वादा किया। आज सरहद के वफ्द संजय नाहिर, डॉक्टर शालेश और सुयुग जिंदे ने LG की रिहाइशगाह जाकर उनसे मुलाकात की। LG ने इस मौके पर कहा कि मैराथन के इनेकाद से खित्ते में शोबे सयाहत को फरोग मिलेगा। इस साल मैराथन में 5000 से ज्यादा रनर्स हिस्सा लेने वाले हैं और कई मशहूर बैनुल-अक़वामी रनर्स भी शामिल होने वाले हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल फेडरेशन की निगरानी में मुख्तलिफ ज़ुमरों में दौड़ का एहतमाम करने का मंसूबा बनाया गया है और जीतने वालों में लाखों रुपए मालियत के इनाम तकसीम किए जाएंगे। गांधरबल के टाउन हॉल में जिले के PRIs के लिए एक रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम और वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफिसर की तरफ से क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ के मौजू पर यह प्रोग्राम रखा गया। DDC चेयरपर्सन नुज़हत अशफाक और डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर इस प्रोग्राम की सरबराही करते हुए दिखे। इस प्रोग्राम का मकसद शोबे सेहत के पेशावर अफराद को मौसमियाती तब्दीली के असरात के बारे में आगाह करना था और इन्हें उन बीमारियों की रोकथाम व इलाज के लिए तैयार करना था जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैदा हो सकती हैं। इस दौरान महकमे सेहत के मेहमान मुकर्ररीन ने मुफीद मालूमात शुरका के साथ शेयर की। गांधरबल के अंदर चेंजिंग ह्यूमन हेल्थ जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण और कई कारणों के कारण हो रही है, उसके ऊपर एक अवेयरनेस वर्कशॉप रखेगी जिसमें सभी PRI साहिबान को बुलाया गया। इसमें DDC चेयरपर्सन उन्होंने भी शिरकत की और यहाँ पर उनके द्वारा भी लोगों से अपील की गई कि साफ़ सफाई को रखा जाए और मैं भी लोगों से ये अपील करता हूँ कि जितना भी हम अपने पूरे वातावरण को साफ़ सफाई रखेंगे उतना ज़्यादा हम लोग अपनी हेल्थ के बारे में, अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में, भविष्य के बारे में सोच पाएंगे। मेन मुद्दा और मकसद यही है कि साफ सफाई जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी बहुत कमी है उस चीज़ की, हम यही लोगों से अपील करना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से भी, अपनी काउंसिल की तरफ से यही अपील करना चाहती हूँ कि साफ सफाई का ध्यान रखें और ख्याल रखें, क्योंकि ये जो बीमारी आजकल फैल रही है ये गंदगी की वजह से हो रही है। सांबा जिले के घगवाल में भगवान नरसिम्हन मंदिर के करीब नक्षत्र उद्यान केंद्र बनकर तकरीबन तैयार हो चुका है। इस बाग में तमाम 44 नक्षत्रों के पौधे भी लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि शमाली हिंद में इस तरह का ये पहला नक्षत्र उद्यान केंद्र होगा। ये मरकज 20 कनाल जुमरों पर बनाया गया है और इसमें एक इमारत भी बनवाई गई है जहां योग के गुर भी उस्ताद सिखाएंगे। भगवान विष्णु, भगवान नरसिम्हा और बजरंग बली की मूर्तियां भी नरसिम्हन मंदिर के करीब बनवाई गई हैं। यहां बाग में हर पौधे के साथ एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें मज़कूरा नक्षत्र का नाम और मंत्र भी लिखा जाएगा और सैर को आने वाले यहां बैठकर मंत्र जाप कर सकेंगे। का एक मात्र ऐसा जो गार्डन है
जो गगवाल में बना है, ऐसा जो निशतन गार्डन है जो हमारे क्षेत्र में बना हुआ है। हम आपको बताएं कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो है वो आयुर्वेदिक पेड़ लगे हुए हैं, योग एवं साधना केंद्र भी यहाँ पे बना हुआ है। जी आपको बता दें कि ये 3 साल हो गए इसको कार्य को शुरू हुए और लगभग जो 90% जो हमारा जो कार्य है जो इसका गार्डन का वो लगभग पूरा हो चुका है और बहुत जल्द एलजी साहब इसका उद्घाटन करेंगे। ये एक योग एवं ध्यान केंद्र भी बनाया गया है। कोई भी इसके व्यक्ति आएंगे वो योग करेंगे, सुबह और शाम को इसकी क्लास लगा करेगी। तो ध्यान के लिए भी एक गुरुजी को रखेंगे जो ध्यान लगाया करेंगे और आप सब उसका लाभ ले सकते हैं। उत्तर भारत का पहला नक्षत्र उद्यान केंद्र जम्मू कश्मीर के सांबा जिला में बनाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं नरसिंह धाम गगवाल में। यहाँ पर ये उद्यान केंद्र जो है वो बनाया जा रहा है और इसका काम लगभग जो है वो पूरा हो चुका है और नक्षत्रों के हिसाब से ही यहाँ पर मेडिसिन प्लांट जो आयुर्वेदिक प्लांट है वो लगाए गए हैं और अभी की बात करें तो काम लगभग पूरा कर लिया गया है और जल्द ही जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समर्पित किया जाएगा। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। सरकारी स्कूलों में इंदिराज को बढ़ाने और हुकूमत के ज़रिए तमाम फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए टीचर्स फोरम जोन पामपोर ने आज पामपोर इलाके में एक कार रैली का इनेकाद किया, जिसका इफ्तिताह तहसीलदार पामपोर जुबैर अहमद ने जोनल एजुकेशन अफसर पामपोर अब्दुल रशीद तेली की मौजूदगी में किया। रैली में जोनल प्रेसिडेंट बिलाल अहमद के अलावा पामपोर जोन के असातिज़ा साहिबान की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। कार रैली जोनल एजुकेशन ऑफिस पामपोर से शुरू होकर कस्बा पामपोर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरकर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पामपोर में इख्तिताम पजीर हुई। स्कूल में पढ़ते हैं उनको हम रागिब करें कि वो हमारे स्कूल में दाखिला लें, इस बुनियाद पर कि हमारे स्कूल जो है वो बिल्कुल वेल इक्विप्ड है। आज हमारे स्कूल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो स्टाफ है वो हाईली क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, हर लिहाज से वो सेकंड टू नन है, वो इम्तियाजी शान रखते हैं। हमारे स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह बदल गया है। हमारे स्कूल में इस साल आप देख रहे हैं हमारे जोन में 16 स्कूल ऐसे हैं जिनको अपग्रेड किया गया है केजी क्लास के हवाले से। हर गांव में हर घर में ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि ये जो इल्म है, इल्म के नूर से हर एक मुस्तफिद हो जाए, कोई बच्चा कोई स्टूडेंट इस इल्म के नूर से महरूम न हो। जहां तक गवर्नमेंट स्कूलों में जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की है पिछले 1-2 सालों से गवर्नमेंट ने, तो वो काम नहीं है। हर एक चीज वहां पे दस्तयाब है, चाहे हम ICT लैब्स की बात करें, चाहे हम केजी क्लासेस की बात करें, चाहे हम और फैसिलिटीज की बात करें, तो एक से बढ़कर एक फैसिलिटी हमारे गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड की है। और हमारा यही पैगाम है कि जो भी वालिदैन हैं हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में आप दाखिल कराएं। मेरठ सब डिवीजन की तहसील बालाकोट का रिहायशी माजूर जावेद इकबाल काफी परेशानी से दो चार है। उनका कहना है कि महकमे जंगलात ने उनकी मिल्कियत जमीन पर हदबंदी कर दी है। उनका कहना है कि रोजाना तहसीलदार बालाकोट दिगर दफातर के चक्कर लगाने के बाद भी मसला हल नहीं किया गया। जावेद का इल्जाम है कि महकमे जंगलात की जानिब से उनकी जमीन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जावेद ने महकमे का एक गार्ड पर बड़े पैमाने पर जंगलाती अराजी पर कब्जा करने का इल्जाम भी लगाया। जावेद का कहना है कि महकमे की जानिब से ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि गरीब लोगों की मिल्कियत वाली जमीन पर महकमे कब्जा करने में मसरूफ है। जावेद ने महकमे जंगलात और गवर्नर इंतजामिया से मसले का हल करने का मुतालबा किया। हमारे जो फॉरेस्ट बीट गार्ड है उन्होंने ऐसा किया कि जो हमारी मलकियत है उसमें, जबकि उन्होंने जो डिमार्केशन के जो निशान थे वो उन्हीं के फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर ने लगाए हुए थे। उन निशानों पर उन्होंने डिमार्केशन नहीं की। डिमार्केशन उन्होंने की जो है हमारी मलकियत में, जबकि हमने रेवेन्यू अपने SDM साहब के पास आए, उन्होंने उनके पास रुजू किया हमने, तो उन्होंने निशानदेही के लिए लिखा, तो हमारे पटवारी साहिबान और पूरा रेवेन्यू का जो अमला था वो पूरा गया, वहाँ निशानदेही हुई। निशानदेही होने के बाद भी अभी तक हमारी जो डिमार्केशन की जो बुर्जियाँ हैं वो 3 बुर्जियाँ उसी तरह पड़ी है। मेरी जो मकान को भी नुकसान दे रही है, मेरी पूरी मिल्कियत को नुकसान दे रही है, वो अभी तक उठा नहीं रहे। तो 3 बार जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके पास कम अज़ कम
200 कनाल जंगल का रकबा उसने हड़प करके रखा है। तो उसकी निशानदेही के लिए पिछले महीने की 21/2/2023 को मैंने एप्लीकेशन जनाब SDM साहब से मूव करवाई। तो बालाकोट का जो तहसीलदार है, पता नहीं उसने करप्शन खाई है क्या किया है, उनकी जो फॉरेस्ट गार्ड है उनकी निशानदेही नहीं कर रहा है वो। लिहाजा मेरी अपील है अपने SDM साहब से और DC साहब पुंछ से और गवर्नर साहब से कि ऐसे जो मुलाजिम हैं उनको नौकरी से बर्खास्त करें। जो गरीब लोग हैं, लूले लंगड़े, मैं एक लूला लंगड़ा आदमी हूँ, भीख मांग के, पूरी दुनिया को पता है यहाँ मंडी में भीख मांग के खा रहा हूँ और मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। जब तक अगर मेरी ये निशानदेही भी हो चुकी है, उसके बाद पटवारी रिपोर्ट भी मेरी मलकियत है, दादे विरासत मेरी ज़मीन है, फिर उन्होंने बुर्जी क्यों नहीं उठाई मेरे से। मेरी डिमांड ये है कि जो मुलाजिम ऐसे लूले लंगड़े के साथ जुल्म करते हैं उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू की सड़कें बड़े पैमाने पर पार्किंग की जगहों में तब्दील हो रही हैं। पार्किंग की जगहों की कमी और शहरी मनसूबाबंदी के फुकदान के बायस लोग अपनी गाड़ियां सड़कों पर ही खड़ी करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे हर रोज बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। लोग भी अपनी गाड़ियां पार्क करते वक्त ट्रैफिक कवानीन का बहुत कम एहतराम करते हैं, जिससे पुलिस को रोजाना बड़े पैमाने पर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों का सामना रहता है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे रजत शर्मा की ये खास रिपोर्ट। मंदिरों के शहर जम्मू में पार्किंग की जगहों की अदम दस्तयाबी लोगों को सड़क के किनारे गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर कर रही है। डोगरा हॉल, जैन बाजार, राज तिलक रोड, परेड, लिंक रोड, पुरानी मंडी, जानीपुर, सरवाल, न्यू प्लाट वगैरह और पुराने शहर के दीगर मुल्का इलाकों में ट्रैफिक जाम और हादसा की बुनियादी वजह बन गई। यहाँ तक कि पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। इन इलाकों में साउंड पॉल्यूशन की शरह आए रोज बढ़ रही है और गाड़ियों का हॉर्न बजाना मामूल बन गया है। पार्किंग की तो बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को। कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, बुजुर्ग चल रहे होते हैं, छोटे बच्चे चल रहे होते हैं, तो गाड़ियों की कंजेशन की वजह से होने से जो है काफ़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि गवर्नमेंट से, LG गवर्नमेंट से, कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे पार्किंग का जो है अरेंजमेंट्स कराया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। हाल ही में हुकूमत ने शहर में 2 से 3 कसीरुल मंजिला पार्किंग की जगह कायम की है, लेकिन सरकार को पार्किंग के लिए मजीद जगहों की निशानदेही करनी चाहिए ताकि लोगों को पार्किंग के लिए किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। बाज़ औक़ात स्कूल जाने वाले तलबा, दफ्तर जाने वाले मुलाजमीन, एम्बुलेंसेज की नक़्ल हरकत जाम की वजह से सुस्त हो जाती है, जो एक बड़ा मसला है। अगर हम पुराने जम्मू शहर के इलाकों की बात करें तो कच्ची छावनी में पार्किंग दस्तयाब है, वहीं मल्टी लेवल पार्किंग और सिटी चौक पार्किंग अमूमन भरी रहती है। हाल ही में पंचतीर्थी मल्टी लेवल पार्किंग का आगाज किया गया था, लेकिन लॉन्च के पहले दिन ही तमाम स्लॉट बुक हो गए। इस सिलसिले में बस स्टैंड पर स्टेट ऑफ द आर्ट पार्किंग कायम की गई है, लेकिन इस पार्किंग का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो लोगों से ये आग्रह करूंगा कि प्लीज रॉन्ग पार्किंग ना करें, अपनी गाड़ी वहीं पार्क करें जहां पे डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेसेस हैं। जगह जगह पे म्युनिसिपैलिटी ने, JDA ने पार्किंग बनाई है, वहां पे अपनी गाड़ी पार्क करें, उसके बाद अपना काम कीजिए। इन केस जहां पे लोग गाड़ी रॉन्ग पार्क करते हैं उससे ट्रैफिक कंजेशन बनता है, बाकी लोगों को भी रोड पे चलने में दिक्कत आती है, तो उनके खिलाफ हमारा एनफोर्समेंट रहता है, उनके खिलाफ चलानिंग होती है। और इस चीज को लेके ट्रैफिक काफी स्ट्रिक्ट है कि रॉन्ग पार्किंग ना हो, जिससे लोगों को परेशानी होती है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक जम्मू में ट्रैफिक के निज़ाम को हमवार करने के लिए बुनियादी सतह पर पूरी कोशिश की जा रही है। आम लोगों में ट्रैफिक कवानीन के बारे में लाइल्मी मुख्तलिफ मसाइल खड़े कर देती है, जिससे निमटने के लिए बहुत सी रुकावटों और मुश्किलात का सामना रहता है। मौजूदा वक्त में ITMS गलत पार्किंग, रश ड्राइविंग, सीट बेल्ट या हेलमेट को रोकने में अहम किरदार अदा करता है। गाड़ियों के मालिकान की गलत कार्रवाई का एक साइंसी सबूत देता है और ऑनलाइन चालान की सहूलत फराहम करता है। ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने बाकायदा तौर पर शहर में गलत पार्क की गई गाड़ियों के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रवां साल 34,518 चालान हुए हैं, जबकि इस साल 28 मार्च तक गलत पार्किंग के 20,350 चालान किए गए हैं। ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए लोगों में ट्रैफिक सिस्टम के बारे में बेदारी पैदा की जाती है।
जम्मू शहर में रॉन्ग पार्किंग की एक बहुत समस्या बन चुकी है। लगातार अगर हम बात करें तो जितने भी पुराने बाजार हैं वहां पर रॉन्ग पार्किंग की वजह से घंटों लगता जाम, कई सारे दिक्कतों का जो कारण है वो बनता है। खासतौर पर अगर आपको बता दें कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जिसमें एम्बुलेंस, इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां या इस तरह की सर्विसेज जो है उससे काफी इम्पैक्ट जो है वो लगातार हो रहा है और इसकी समस्या दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ रजत वोरा, न्यूज़ 18 जम्मू। पुंछ में भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्का देही इलाकों के किसान इन दिनों काफी परेशान हैं। बेमौसम बारिश से किसानों की फसल और सब्जियां बुरी तरह तबाह हो चुकी हैं, जिसकी वजह से किसानों में सख्त मायूसी पाई जा रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि रवां साल खेतों में अच्छी फसल होगी, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन गोलाबारी बंद होने से इन्हें खेतों में अच्छा काम करने का मौका मिला था, लेकिन बेवक्त बारिशों के मौसम ने फसलों को बर्बाद कर दिया। महकमे ज़राअत के रीजनल एक्सटेंशन ऑफिसर का कहना है कि पहले जरूरत के वक्त बारिश नहीं हुई और अब बेमौसमी बारिश से फसलों को खास तौर पर नुकसान पहुंचा है। खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल के किसानों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि इन्होंने फायरिंग बंद होने की वजह से जीरो लाइन के करीब जमीन की काश्त की थी। किसानों ने इंतजामिया से फसलों के मुआवजे का मुतालबा किया है। बारिश है वो जैसा कि आपने ये देखा भी, मैंने आपको दिखाया भी कि कम से कम 4.5 फुट के आसपास हमारे गेहूं की हाइट होती है, लेकिन मौसम की ऐसी मारा कि इस बार देखें आप इसकी हाइट 1-1.5 फुट 2 फुट के ऊपर ही इसके ऊपर जो है गंदम लगनी शुरू हो गई है, जो कनक जो हमारी जिसको हमारी भाषा में कहते हैं निसर गई है। तो हम आपके माध्यम से एलजी साहब को या यहाँ की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि एक मेमोरेंडम वो अपनी तरफ से एलजी साहब को भेजें कि गाँव में जहां पर देखें कि इस बार चलो सीज फायर था, हमें उम्मीद थी फसल अच्छी होगी, वहां पर इस बार भी फसलों की जो है वो गरीब जो किसान है उनको मार पड़ी है। यार इस बार ये बरसात का सीजन नहीं है, फिर ये बरसातें हो रही है, हमारी फसल का बहुत नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि इस बार फसल अच्छी होने का हमें बहुत उम्मीद थी, मगर हमारी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। बारिशों ने हमारा पूरा फसल चौपट कर दी है। हमारी ये परेशानी है कि जो पहले सीज फायर था तो उस वजह से हमारे फसल नहीं होते थे, अब फिर सीज फायर हुआ तो जो अब मौसम भी बीमार है, जो मतलब मौसम बदल गया तो बारिशें बहुत ज़्यादा थी, हमारा जो फसल का वो बहुत नुकसान हुआ है। हमारी एलजी इंतजामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए। हमारे किसानों में बहुत ज्यादा खुशी थी, क्योंकि आप देखो पिछले 1-2 साल से ये सीज फायर के कारण क्या हुआ कि एक तो बॉर्डर पे शेलिंग कम हो गई थी, जिस वजह से किसानों ने बॉर्डर के बहुत एडवांस एरिया तक अपनी गंदम की खेतीबाड़ी की थी। लेकिन क्या हुआ कि जो आप क्लाइमेट चेंज के कारण इफेक्ट के कारण क्या हुआ कि जो हमारी जो पहले जो बारिश समय पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, जिससे क्या बड़ा लंबा ड्राई स्पेल पड़ गया। अब ये कंटिन्यूस ये स्पेल तो थोड़ा पहले आना चाहिए था, 1-2 महीना पहले हमारे ऐसी बारिश की जरूरत थी जिससे क्या होता कि हमारी फसल को एक अच्छा बूस्ट मिलता। लेकिन चलो देर आए दोस्तों, जो भी है नेचर के साथ तो बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्लाइमेट चेंज का ही मेन असर है कि जिससे हमारी जो फसल जिस लेवल पे जिस मिकदार में होनी चाहिए